डार्क एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोर्गाना ली फे जो है सेंट्री का काम तो पहले ही तमाम कर चुकी होती है और बाकी के डार्क एवेंजर्स पे भी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन वहीं पे विक्टर वॉन डूम को होश आता है और बोलता है कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस तरह ये टाइम में ट्रैवल कर रही है उसी तरह हमें भी टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाना पड़ेगा जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी और हमें उससे वहीं पर निपटना होगा, वरना हम उससे चाहें जितना भी लड़ने की कोशिश कर लें हम उससे जीत नहीं पाएंगे। और इसी तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न और विक्टर वॉन डूम एक साथ मिलते हैं और वो लोग टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाते हैं मोर्गाना ली फे से लड़ने के लिए। अब आगे हम कैसल डूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वैनम जो है वो तो अजीबोगरीब है, खुद एक मॉन्स्टर बन गया होता है क्योंकि मोर्गाना ली फे ने उसको अजीबोगरीब मॉन्स्टर में बदल दिया था और बोलता है कि मैं ये सब रोक नहीं सकता हूँ, ये सब मेरे बस में अब नहीं है। तो हॉकाई बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं किसके लिए, तुम मुझसे दूर रहो, समझे तुम। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज वो वहाँ पे अभी भी मिट्टी का पुतला बन के पड़ा हुआ होता है। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि गार्गन अपने आप को संभालने की कोशिश करो, क्या कर रहे हो तुम, वो मिस्टिकल क्रेजी लेडी हमारे सामने खड़ी है, हमें उससे निपटना है। तो मार्वल बोलता है अगर वो मुझे मारना चाहती है तो उसको मेरे पास यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ तो पूरे भरे हुए हैं। और डेकन वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जो अपने क्लॉस से उन सारे लोगों को मार रहा होता है। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि डैम इट, लगता है कि आज यहाँ पे सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और वो फुल स्पीड से जो है उसकी तरफ जा रही होती है। तो मोर्गाना ली फे बोलती है कि तुम यहाँ पे खड़ी हो विक्टर वॉन डूम के डिफेंस के लिए, मैं तुम्हारे लिए फिर कोई मर्सी नहीं शो करूंगी, समझ में आई तुम्हें। तो बोलती कि अच्छा तुम मुझसे ऐसे बात करोगी अब, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुमने क्या समझा कि मैं कोई हल्की फुल्की हूँ, मैं भी एक एमडी हूँ, वो भी साइकेट्री के अंदर। और इसलिए जब मैं तुमसे कहूँ कि तुम क्रेजी हो तो मेरा मतलब सच में तुम वाकई में एक क्रेजी औरत हो। लेकिन मोर्गाना ली फे अपनी तलवार आसमान के अंदर उठाती है और उसको चमकाना शुरू करती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मिस मार्वल जैसे उससे लड़ने के लिए आती है उसको पकड़ने के लिए, वो उसके आर पार हो जाती है। तो बोलती कि जरा एक मिनट, ये क्या, तुम इंटेंजिबल भी हो, मतलब यार तुम्हारे पास किस किस किस्म की पावर्स हैं। और वहीं पे फिर बोलती मिस मार्वल अच्छा अगर ऐसी बात है तो ब्लास्ट मार के देखते हैं। और जब उसको ब्लास्ट मारती है तो मोर्गाना ली फे अपने ड्रैगन से जाके नीचे गिरती है। और मिस मार्वल बोलती है चलो ठीक है, कम ऑन ऑसबॉर्न, आखिरकार तुमने हमें कहाँ धकेल लिया और खुद कहाँ भाग गए हो, क्या तुम कुछ बताओगे हमें। और इस तरह हम दोबारा पास्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और विक्टर डूम जो है मोर्गाना से लड़ने के लिए आए हुए होते हैं। तो बोलती जरा तुम दोनों अपनी तरफ देखो, कॉमरेड्स एलाइज बन के तुम दोनों यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए आए हो, एक नाइट और एक सॉसरर। मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं अपने ओपोनेंट्स को पहले से ही स्टडी करके रखती हूँ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, समझ में आई तुम्हें, सिर्फ इस कॉस्ट्यूम के अलावा। और तुम ऑसबॉर्न नाइट ऑफ द फ्यूचर रेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम डूम के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम डूम को किस तरह से आगे जाके फ्यूचर में बेट्रे करोगे क्योंकि ये तुम्हारी नेचर के अंदर है और नेचर नहीं बदली जा सकती किसी भी इंसान की। और तुम इस बात को जानते हो, फिर भी तुम यहाँ पे जो विक्टर वॉन डूम की मदद कर रहे हो। तुम चाहे यहाँ पे उसकी मदद करने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फ्यूचर के अंदर तुम अपना गला खुद ही काट रहे हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल शायद इसी वजह से मैं अपना आर्मर पहन के यहाँ पे आया हूँ। तो इसी बात पे जो है मोर्गाना को गुस्सा आता है और वो ज़बरदस्त किस्म की पावर उन लोगों की तरफ मारती है। और वहीं पे विक्टर वॉन डूम बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मोर्गाना कि मैं अपने ओपोनेंट्स को स्टडी नहीं करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा स्टडी करता हूँ। मैंने तुम्हारा ये पैरानोनिया जो है बहुत पहले ही भांप लिया था कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाली हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ जितना तुम भी नहीं सोचती होगी, लेकिन मैं शायद अपने आप से जो हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और अब तुम ये सब चीज़ें ख़त्म करोगी अभी इसी वक्त, समझ में आई तुम्हें। मोर्गाना बोलती क्या मतलब, अगर मैं ये ना करूँ तो तुम क्या करोगे, मुझसे गद्दारी करोगे, मुझे धोखा दोगे, मतलब जितना धोखा तुम मुझे पहले दे चुके उससे ज़्यादा धोखा दोगे, अब और बचा ही क्या है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, ये बात तुम जानते हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अच्छा ये तुम्हें क्यों नहीं मार सकता है, तुम मुझे बताओगी क्योंकि मैं तो नहीं जानता। तो मोर्गाना बोलती है क्योंकि ये जानता है कि अगर इसने मुझे मार दिया तो इसके ज़रिए इसकी खुद की लाइफलाइन जो है वो हर्ट हो जाएगी। मैं जो हूँ इसी के पास्ट और फ्यूचर का हिस्सा हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगी तो इसका खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो खुद खतरे में पड़ जाएगा। इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो इसने वो मुझसे सीखी हैं और अगर इस एग्जिस्टेंस के अंदर मैं मौजूद नहीं होंगी तो ये वो नहीं रहेगा जो ये आज है। तो वहाँ पे विक्टर को गुस्सा आता है और बोलता है तो ठीक है फिर हम देख लेते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं। और इस तरह विक्टर वहाँ पे अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है और मोर्गाना से लड़ाई शुरू करता है। और मोर्गाना बोलती है कि ये मंत्र, ये लैंग्वेज मैं जानती हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
और मोर्गाना बोलती है कि नहीं नहीं विक्टर नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टर ने एक ऐसा खतरनाक मंत्र पड़ा होता है जिससे वो उसके ऊपर भारी पड़ गया होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुमने ये क्या किया है, ये तुमने किया क्या है। तो विक्टर बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी एक बात, कि मैं उसको नहीं मार सकता हूँ चाहे जितना भी चाहूँ। ये एक्शंस जो हैं उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी सबकी टाइमलाइंस के ऊपर, हमारा खुद का पास्ट फ्यूचर जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसको मारना नहीं चाहते हो। तो विक्टर बोलता है कि खामोश हो जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो ऑसबॉर्न बोलता है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि फ्यूचर के अंदर तो वो मर चुकी है ना, मतलब सेंट्री ने उसको मार डाला था। तो बोलती है कि नहीं, वो उसका टाइम नहीं था, उसका टाइम ये है और वो उस टाइम के अंदर जिंदा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि यार ये टाइम ट्रैवल की चीज़ें जो है ना मेरा सर में दर्द कर देती हैं। तो विक्टर बोलता है कि हाँ इसीलिए क्योंकि तुम कभी उसको समझना नहीं चाहते हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि चलो हाँ ठीक है तुम्हारी बात मान ली, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है। तो विक्टर जो है उस वाटर ऑफ एवेलॉन के अंदर देखता है और बोलता है कि मैंने उस वक्त इसको वहाँ पे भेज दिया है जहाँ से वो अब और किसी को हर्ट नहीं कर सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि मोर्गाना लीफे जो है उसको उसने जो है एक तरह की पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद कर दिया होता है, जो वाटर ऑफ एवेलॉन होता है उसके अंदर ही उसको डाल दिया होता है। और मोर्गाना उठती है और बोलती है कि ओह नो, ये तुमने क्या कर दिया। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ से वो शिफ्ट हो गई होती है इंग्लैंड 1 मिलियन BC। मतलब यहाँ से जो है विक्टर वॉन डूम ने उसको टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे फेंक दिया जब डायनासोर्स अर्थ के ऊपर हुआ करते थे। तो वहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है क्या वाकई में ये सब कुछ सच है, मतलब ये वाकई में किंग आर्थर का ज़माना है और ये सब उनका किला है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है नहीं रुको, हमारे पास अभी कुछ वक्त मौजूद है। तो विक्टर बोलता है कि नहीं बस, हम यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमें ठीक उसी जगह पे जाना होगा जहाँ से हम ये सब करने के लिए आए थे, मतलब हम ज़रा से भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं टाइम और स्पेस के अंदर। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एग्जैक्टली उसी मोमेंट में लौटें जहाँ से हम लोग आए हैं। तो विक्टर बोलता है कि नहीं हमें लौटना है। तो बोलता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम चीज़ें जो है इधर से उधर कर सकते हैं, चीज़ों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। तुम मेरी सुपीरियर एक्सपीरियंस और इंटेलेक्ट के ऊपर भरोसा करो। टाइम मशीन को अब्यूज़ करने से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ है, सिर्फ बुरा ही बुरा हुआ है। और हम जानते हैं कि ये बात विक्टर वॉन डूम कितने अच्छे से जानता है कि टाइम के अंदर छेड़छाड़ करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये हमने माइटी एवेंजर्स के एक एपिसोड में भी देखा था जब आयरन मैन और विक्टर वॉन डूम टाइम में ट्रैवल करके पीछे आते हैं। और वहाँ पे विक्टर वॉन डूम जो है यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बात बोलता है और बोलता है कि खासकर मैं यहाँ पे उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसको सारी की सारी पावर, सारी की सारी ये जो पावर है, शक्तियाँ, ये जो मकाम मिला है वो सिर्फ एक लकी मोमेंट की वजह से मिला है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टाइम के अंदर छेड़छाड़ करनी चाहिए और अपनी किस्मत इस तरह दांव पे लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लकी मोमेंट थी जिसके ज़रिए तुम्हें ये सारी पावर्स हासिल हुई हैं। और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं स्क्रल इन्वेजन की, जिसके अंदर वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक लकी शॉट मिल गया था जिसकी वजह से उसने स्क्रल की क्वीन का काम तमाम कर दिया था। और उसके बाद से ही नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरक्की शुरू हो गई थी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल ठीक है, तुम्हारी ये बात में दम है, तुमने मुझे पकड़ लिया इस बात से, चलो फिर चलते हैं हम यहाँ से। तो विक्टर बोलता है कि फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस तरह वो लोग टाइम मशीन ऑन करते हैं और वापसी उसी टाइम में वापसी लौट जाते हैं। और वहाँ पे डैकन बोलता है क्या मतलब, अब हम वापसी लौट सकते हैं। तो वहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है कि एरीज। तो वहाँ पे विक्टर बोलता है क्या मतलब, ये एरीज गॉड ऑफ वॉर है। तो बोलता है कि हाँ ये असली एरीज गॉड ऑफ वॉर है, लेकिन उसने जो है इसको स्टोन के अंदर बदल दिया था। तो बोलता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा स्पेल है जो इसको वापसी ठीक कर देगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम वहाँ पे मंत्र पढ़ना अपना शुरू करता है, जिसके जरिए वो एरीज गॉड ऑफ वॉर को जो है वापसी उसकी इमॉर्टल फॉर्म के अंदर लेकर आता है। और एरीज उठते जो अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है और बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ था अभी, मुझे अजीब व गरीब महसूस हो रहा है। तो मार्वल बॉय बोलता है क्या वो वाकई में चले गई है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ अब वो चले गई है। तो मार्वल बॉय बोलता है क्या वाकई में, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी लौट के वापसी आती ही होगी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर डूम ने हमसे कहा कि वो चले गई है तो मतलब वो सच में चले गई है। हैमर कंट्रोल, दिस इज आयरन पेट्रियट, हम लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं। विक्टोरिया, हमें जो है एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ से निकलने के लिए। और विक्टर बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि वो अब हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हम में से किसी के भी नहीं। तो डेकन बोलता है कि फिर ठीक है, अब इंतज़ार किस बात का, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वहीं पे वैनम आता है, यानी कि मैक गार्गन, और बोलता है कि हे बड़ी सॉरी यार, मुझे माफ़ करना, जो शुभ पहले हुआ उस वक्त मैं बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था, वो चुड़ैल जो थी मुझे कंट्रोल कर रही थी। तो हॉकाई बोलता है कि गार्गन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उस वक्त थोड़ा सा भी अपने कंट्रोल के अंदर होते तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। और एक दिन याद रखना कि मैं तुम्हारी जान ज़रूर लूँगा और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि मैंने तुम्हारी जान ले ली है। तो मिस मार्वल बोलती है तो क्या मतलब इस सब के बीच सेंट्री, क्या वो चले गया है, मतलब क्या वो मर गया है। तो वहाँ पे डेकिन बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से लगता है कि उसने सेंट्री का काम तमाम कर दिया है। तो वहाँ पे ऑसबॉर्न जो अपना हेलमेट उतारता है और बोलता है कि सॉरी बॉब, मैंने सोचा था कि हम लोग काफ़ी दूर तक जाएंगे, डैम इट। तो वहीं पे डेकिन बोलता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात, मतलब मेरे सामने इस वक्त विक्टर वॉन डूम खड़ा है, द ग्रेट डॉक्टर डूम, और तुम्हारे साथ यहाँ पे हुआ क्या है, तुम्हारा किंगडम कहाँ है और तुम्हारे साथ ये सब हाल उसने ऐसा कैसे कर दिया। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि यहाँ पे जो तुम चीज़ें देख रहे हो इसके पीछे सारा हाथ निक फ्यूरी और टोनी स्टार्क का है। और आपको याद है कि निक फ्यूरी ने जो है सीक्रेट वॉर का एक इवेंट हुआ था छोटा सा, जिसमें एक खुफिया टीम बना के इसका पूरा का पूरा जो है
लेटविरिया को तबाह कर दिया था और टोनी स्टार्क ने माइटी एवेंजर्स की टीम लाके विक्टर वॉन डूम को तबाह कर दिया था। तो हॉकाई बोलता है कि वेल तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है, मुझे सुन के अफसोस हुआ डॉक्टर। और ऑसबॉर्न बोलता है कि डूम अब इस बारे में तुम्हें किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो डूम बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद और रहम दिली की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है और फ्रैंकली मुझे भी ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरी दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब से तुम अपने आप के ऊपर हो तो मुझे मदद के लिए नहीं बुलाना। और डूम वहाँ पे जो है अभी भी खड़ा हुआ होता है अपने एरोगेंट के अंदर। तो वो ऑसबॉर्न बोलता है कि कम से कम थैंक्स तो बोल दो, लेकिन डूम वहाँ पे तब भी खड़ा होता है और एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बस चलो यहाँ से। तो हम देखते हैं कि डूम का जो यानी कि कैरेक्टर है यही इसको एक विलन बनाता है, खतरनाक किस्म का, और इसी की वजह से इसका कैरेक्टर जो है इतना ज़्यादा फेमस है मार्वल कॉमिक्स के अंदर और लोग उसको पसंद करते हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम जो है अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और टाइम क्यूब को बुलाता है और उस टाइम क्यूब के जरिए वो मतलब जो है अपना पूरा का पूरा कैसल डूम और लेटविरिया को जो है दोबारा खड़ा कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि दूसरी तरफ क्वीन जेट के जरिए जो है वहाँ से नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी टीम वापसी न्यूयॉर्क की तरफ जा रही होती है और वहाँ पे वो लोग अपनी थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस मार्वल और मार्वल बॉय के दरमियान थोड़ी सी फ्लर्टिंग वगैरह चल रही होती है और एरीज गॉड ऑफ वॉर उन दोनों को देख के मुस्कुरा रहा होता है। और वहीं जहाज़ के अंदर आप देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो विक्टोरिया हैंड, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? तो बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ कि जब आप अपनी छोटी सी फील्ड ट्रिप के ऊपर गए हुए थे वहाँ पे बचाने के लिए विक्टर वॉन डूम को, तो क्लिंट बार्टन जो है वो पब्लिक के सामने आ गया था और उसने बहुत कुछ कह दिया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है क्या मतलब, उसने क्या कहा है, मुझे बताओगे कुछ? तो बोलती है कि मैं भी आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ। और बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न को वो वही रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स के एपिसोड में क्लिंट बार्टन जो है पूरी दुनिया के सामने आता है और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन को जो है अक्यूज़ कर रहा होता है कि वो एक विलन है, उसके सारे के सारे लोग विलन हैं और वही सारी बातें यहाँ पे दोबारा से बताई जा रही होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टाइमलाइन कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, मतलब एक कॉमिक दूसरे कॉमिक को ओवरलैप कर रहा है और एक तरह का बड़ा सा क्रॉस ओवर बनते जा रहा है। वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि बस बहुत हो गया। तो बोलती है विक्टोरिया कि अभी और भी बहुत कुछ है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बस मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया है। ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुम्हें अभी तक किसी नेटवर्क की तरफ से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट आई है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं? तो विक्टोरिया बोलती है क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मतलब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ मैं पब्लिक के सामने आऊँ और अपना पर्सपेक्टिव बयान करूँ और वो आज ही रात होगा। कुछ फ्रेंडली टाइप बनाना ताकि मैं लोगों से जो हूँ खुल के बात कर सकूँ। तो विक्टोरिया बोलती है कि आज रात ही? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ एज सून एज पॉसिबल। तो विक्टोरिया बोलती है कि सर मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको आके कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आपने ही मुझसे कहा था कि हमें एक कैंडल को दोनों तरफ से नहीं जलाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझे सबका कमांड सौंपा है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपका पब्लिक से बात करना वो ठीक होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कहते हैं। तो वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि ये कोई हाई स्कूल बुली नहीं है, ये आदमी जो है इस वक्त पूरे के पूरे नेशनल टीवी के ऊपर आ गया और उसने मुझे अक्यूज़ करा है कि मैं एक साइकोपैथ मर्डर हूँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहीं पर हॉकाई बोलता है लेकिन इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम तो वाकई में एक साइकोपैथिक मर्डर हो ना। तो वहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके गुस्से से देखता है और बोलता है कि खामोश जाके पीछे बैठ जाओ। तो हॉकाई बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो दिल पे ले लिया। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने कहा ना कि जाके बैठ जाओ। हॉकाई बोलता है अरे यार सब छोड़ो, तुम क्यों दिल पे ले रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारे बालों के हेयर स्टाइल के साथ क्या गड़बड़ है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ से जब वो लोग जा रहे होते हैं बातें करते हुए प्लेन के अंदर, तो अचानक उनके सामने एक ज़बरदस्त किस्म की रोशनी आती है और वो रोशनी जो है उनके एवेंजर्स टावर यानी वॉच टावर पे से आ रही होती है और नॉर्मन, डेकेन, एरीज वगैरह सब एकदम हैरानी से देख रहे होते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं उस रोशनी की तरफ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉच टावर के ऊपर सेंट्री जो है वो खड़ा हुआ होता है और एरीज बोलता है कि एक मिनट ये तो जिंदा है। तो मिस मार्वल बोलती है कि चलो भाई अब ऑफिशियली मेरे जो है वो तोते उड़ चुके हैं, क्या तुम में से किसी और के पसीने छूट रहे हैं? तो डेकिन बोलता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है? तो वहीं पे हॉकाई बोलता है कि सबसे बेहतरीन सवाल यहाँ पे इस वक्त ये है कि क्या होगा अगर ये हमारे खिलाफ हो गया और इसको कोई ऐसी चीज़ है जो रोक सकेगी या इसको मार सकेगी। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे अभी हमने देखा था मोर्गाना लीफे ने सेंट्री को जान से मार दिया था, मतलब लिटरली जान से मार दिया था, इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। लेकिन जब ये लोग वापसी न्यूयॉर्क पहुंचे तो सेंट्री वहाँ पे खड़ा हुआ होता है आसमान के अंदर चमकता हुआ एक सूरज की तरह और मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न जब वो सेंट्री को इस तरह देखता है तो उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और अब उसको भी डर लगना शुरू हो जाता है कि ये सेंट्री जितना इसने हल्का लिया था ये उतना हल्का है नहीं, मतलब ये एक तरह का इमोर्टल है, इसको मारना इम्पॉसिबल सी बात है और इसीलिए नॉर्मन ऑसबॉर्न के पसीने छूट रहे होते हैं। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये जो है डार्क एवेंजर्स का एक छोटा सा स्टोरी आर्क खत्म होता है जो कि बेसिकली न्यू एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स दोनों को मिला के एक स्टोरी आर्क था और इसका कंक्लूजन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंक्लूजन था। अगर हम खाली सीरीज़ की बात करें डार्क एवेंजर्स की तो इसमें हमने एक ज़बरदस्त किस्म की विलन देखी है जो कि मोर्गाना लीफे थी। मतलब यार मैं इस विलन का बिल्कुल फ़ैन होकर रह गया। उसकी जो पावर्स थी, उसके जो डायलॉग्स थे, उसकी जो डिलीवरीज थी कि यानी कि जो हर एक चीज़ थी छोटी छोटी, उसने मुझे उसका फ़ैन बना के रख दिया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त टीम जिसमें विक्टर वॉन डूम, सेंट्री, नॉर्मन ऑसबॉर्न, डेकेन, हॉकाई, वेनम, मिस मार्वल, इस तरह के सारे लोगों से जो है वो लड़ सकी और एरीज गॉड ऑफ वॉर को पत्थर तक में बदल दिया था। तो ये छोटी मोटी बात कहीं से भी नहीं है। ये मार्वल की एक ऐसी विलन है जो कि पास्ट के अंदर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है
और मेरे हवाले से अगर मुझसे पूछा जाए तो ये एक ऐसी विलन है जिसको ये लोग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बात करें तो मॉर्गन ली फे का एडिशन एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है और उसके साथ हमें किंग आर्थर के ज़माने की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमें वो एक्सकैलिबर ब्लेड देखने को मिलेगा, हमें कैप्टन ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, हमें ब्लैक नाइट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो कि बेसिकली सुनने में आया है कि जो हमारी इटर्नल वाली मूवी होने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, उसके अंदर ब्लैक नाइट का कैरेक्टर होगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि वो मूवी पास्ट के अंदर होने वाली है 30-35 हज़ार साल पहले, तो मोर्गाना ली फे हमें उसके अंदर एज अ मेन विलन देख सकती है। ये मेरी सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी है जो कि मैंने इस स्टोरी आर्क को ख़त्म करने के बाद अपने दिमाग में सोची थी। लेकिन अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स है जो कि इस पूरी की पूरी डार्क रेन स्टोरी आर्क के अंदर हमें दिखने वाला है। डार्क एवेंजर्स का कॉमिक और पूरे के पूरे डार्क एवेंजर्स को जो लिख रहे थे वो राइटर थे ब्रायन माइकल बेंडिस। और 2000 से एवेंजर्स डिसअसेंबल, हाउस ऑफ एम, सिविल वॉर, सीक्रेट वॉर, जितनी भी हमने एपिसोड देखे अब तक वो सब ब्रायन माइकल बेंडिस के लिखे हुए हैं। और ये पूरे के पूरे 10 साल का जो आर्क था ये ब्रायन माइकल बेंडिस ने लिखा था और मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट मार्वल कॉमिक्स का दौर था, जिसके अंदर हमें ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज मिली और ज़बरदस्त नए नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले थे। अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो हमने इस स्टोरी के एंड में देखा कि सेंट्री को मारना तकरीबन इम्पॉसिबल है, वो इमोर्टल है। और ये देख के नॉर्मन ऑसबॉर्न के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसने सेंट्री को इसलिए लिया था कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब वो देख रहा है कि सेंट्री जो उसकी उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल है और उसको मारना, उससे निपटना इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसके आगे की स्टोरी जो है हम अपनी डार्क एवेंजर्स के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम सेंट्री को बहुत और अच्छे तरीके से देखेंगे, नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी टीम को अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपनी किसी और स्टोरी आर्क किसी और तरफ जाने वाले हैं जिसमें हम डार्क रेन के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन किसी और स्टोरीज को देखेंगे। अब मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है हम जो है एक वुल्वरीन की स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसके अंदर हम डेकिन और वुल्वरीन का कनेक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि डेकिन का कैरेक्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो वुल्वरीन का बेटा है और इससे पहले अभी तक मैंने उसके हवाले से कुछ शेयर नहीं करा है। तो अभी हम जो है वुल्वरीन की कॉमिक्स की तरफ जाएंगे, उसका एक स्टोरी आर्क शेयर करेंगे और उसके बाद हम यंग एवेंजर्स की तरफ जाएंगे। और इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरी आर्क सभी मौजूद हैं डार्क रेन के अंदर, जिसमें थॉर होने वाला है, हल्क होने वाला है, सकार होने वाला है, इनक्रेडिबल हरकुलिस होने वाला है, आयरन मैन होने वाला है, कैप्टन अमेरिका होने वाले, पनिशर होने वाले, मतलब कॉमिक्स वो आपको दबा के मिलने वाले हैं। तो इसलिए गाइस मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए इस वीडियो को लाइक करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे स्टोरी आर्क के अंदर आपको क्या चीज़ें पसंद आई और आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया सेंट्री की पावर्स देख के। साथ ही साथ जाने से पहले सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी ये है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और ऑसम कंटेंट को जल्द से जल्द अपने चैनल पर शेयर करने के लिए। और गाइस अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो डार्क एवेंजर्स की सीरीज़ के हवाले से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब वहाँ पे ज़रूर दूंगा। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।